नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है इस समय सीटेट 2024। तो आज का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था अपने नैतिक विकास का सिद्धांत, आज हमारा ये टॉपिक है। तो जो लोग भी तैयारी को और भी बेहतरीन और अच्छा बनाना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल पे तैयारी करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जिन लोगों ने हमारे पिछली प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो देख करके पिछली वीडियो और तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों प्रकार से करेंगे। आते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमारा पॉइंट है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। सेकंड पॉइंट कहता है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट पॉइंट है, जो 3 भाग इन्होंने विभाजित किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं। फर्स्ट क्या क्लासिफाइड किया है? पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये कितने से कितने वर्ष तक रहती है? ये रहती है 4 से 10 वर्ष तक के। इसे हम पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं। सेकंड स्टेज आती है परंपरागत अवस्था और तीसरी आती है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो पहली क्या है? पूर्व परंपरागत अवस्था, सेकंड परंपरागत अवस्था और फिर उत्तर परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है 4 से 10 वर्ष तक रहती है, इसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। सेकंड होती है कन्वेंशनल स्टेज, जिससे ये कितने से कितने टाइम तक रहती है? 10 से 13 वर्ष तक रहती है। इसका अगला जो मतलब सेकंड, इसको और हम क्या कह सकते हैं? परंपरागत को तो रूढ़िगत नैतिकता भी कह सकते हैं, और पूर्व परंपरागत को हम पूर्व नैतिक स्तर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्व नैतिक स्तर कह सकते हैं पूर्व परंपरागत को, और परंपरागत को कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता। उत्तर परंपरागत को जो ये स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये कितने से टाइम तक के ऊपर रहती है? कितने वर्ष से? 13 से ऊपर तक। तो ऐसे याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में और यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। आप लोग तैयारी करते हैं तो प्रॉपर तैयारी इसको बनाए रखिए। देखिए, जो पहला पॉइंट हमारा होता है पूर्व परंपरागत, 4 से 10, फिर परंपरागत 10 से 13, 13 से ऊपर उत्तर परंपरागत। अब हम पढ़ेंगे इनको थ्योरी के रूप में, इसमें और भी हम जानकारी जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा है पूर्व नैतिक अवस्था, इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व नैतिक अवस्था में कौन कौन सी अवस्था होती है? तो पहली एक अवस्था होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। सेकेंड अवस्था जो होती है उसे कहते हैं अहंकार की अवस्था। अब आज्ञा एवं दंड की अवस्था को कैसे हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है। क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है और वो पूरी तरह से क्या होता है? मैच्योर नहीं होता है, तो बच्चा क्या है? डरता है। किस चीज़ से? कि काम किया जाए या ना किया जाए, दंड से बचने के लिए परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य का आदेश देते हैं, उस कार्य को ना किया तो बच्चे को दंडित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहली जो अवस्था होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था में बच्चा क्या होता है? क्योंकि बच्चा छोटा होता है और वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, वो किस पर होता है? आश्रित होता है, माता पिता पर या अपने बड़े भाई बहनों पर, और सोशल यानी समाज पे क्या होता है? वो आश्रित होता है। जब उससे कोई भी बात कही जाती है बच्चे से कोई भी काम करने के लिए, तो बच्चा सोचता है ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये काम करेंगे तो जो है गलत हो जाएगा तो हम मारे जाएंगे, या फिर अगर नहीं किए तब भी मारे जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? पनिश किया जाएगा, दंड मिलेगा। तो इसलिए बच्चा क्या है? इस चीज़ से डरता है। सेकंड जो अवस्था होती है वो कौन सी है? अहंकार की अवस्था या फिर स्वर की आवश्यकता। दोनों चीज़ ऐसे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होने लगता है। क्या होने लगता है? वह मैच्योर होने लगता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वो क्या करता है? जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है कि भूख लगने पर खाना चुरा कर खा लेता। अब जैसे बच्चे क्या धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका मतलब ये रहता है कि वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कि काम कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि वो डरते हैं, लेकिन क्या, जैसे भूख लगी है बच्चे को, अब वो बच्चा मांग नहीं पा रहा है,
किसी से भी, माता पिता से क्या है तो क्या करता है, चुरा के खा लेता है। उसका काम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने डर के मारे क्या है, अपने बड़ों से वो बात नहीं कही कि उसे भूख लगी थी। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, अहंकार की अवस्था। आगे बढ़ते हैं हम इसमें सेकंड जो अवस्था आती है इनकी, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसके आधार पे परंपरागत नैतिक अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, ये कितने से कितने साल तक रहती है, 10 से 13, और जो पूर्व परंपरागत वो 4 से 10। तो 4 से 10 में बच्चा छोटा होता है, वो डरता है। अब आ जाते हैं 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। इस स्तर में भी कितनी अवस्थाएं होती, 2। पहली प्रशंसा की अवस्था, सेकंड सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब क्या है, बच्चा सोचता है, आपने देखा होगा कि 10 से 13 साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या है कि वो कोई काम करते, जैसे क्लास में हैं, उन्हें अगर गुड दे दिया जाए किसी बच्चे को तो बहुत खुश होते हैं, गुड या वेरी गुड, उन्होंने कुछ भी अच्छा लिखा, अगर उनको गुड दे दिया जाए तो बहुत ही वो खुश होते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हम जो काम करें टीचर हमें क्या है, उससे हमें शाबाशी दें, ठीक है, तो इससे उन्हें प्रशंसा उन्हें मिले, एक ये अवस्था होती है। सेकंड क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। उनके अंदर ये होता है ना कि लोगों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो, टीचर ऐसा ना हो कि मुझे बुला करके और क्लास के सामने पीट दे, होता ना। तो ये हम पहले पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, व्याख्या सुनेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा के लिए करता है, ठीक है, मतलब दूसरे लोगों के द्वारा यानी कि टीचर के द्वारा किया गया। और होता क्या है कि वो खुद की प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा हो। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं। समाज के सदस्य मीन टू से दैट कहने का ये है कि घर के जो माता पिता, बड़े भाई बहन होते हैं और टीचर्स होते हैं, क्या सोचते हैं कि बच्चे को हम जितना पढ़ाएं बच्चा एकदम फर्स्ट आए, टॉप हो बच्चा, होता ना, कि वो अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए ये परिवार, स्कूल, पड़ोस मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे चिंतन का स्वरूप समाज और उनके परिवेश से निर्धारित होता है। होता क्या है, जब बच्चा छोटा होता है 10 से 13 वर्ष की आयु में, तो वो परिवार और स्कूल, जो समाज, परिवार और समाज दोनों के प्रति वो ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसकी लोग क्या करें, प्रशंसा करें, उसी की बातें करें। और तो वो समाज और अपने परिवेश दोनों को ही ऐसा मान लेता है कि यही हमारा जो है चिंतन का स्वरूप है। इन्हीं के बीच में जब हमको शाबाशी मिलेगी, जो हम ऐसा काम करें कि शाबाशी मिले, तो सभी लोग हमसे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है इसी में, सामाजिक व्यवहारों के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है। ये क्या पॉइंट कह रहा है कि नैतिक विकास की अवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है, किस लिए, इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करते हैं। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है, क्या कि सोशल जो समाज में चीजें हैं वही सबसे अच्छी होती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज जो कोहलबर्ग जी ने दी है, उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी कि इस स्तर में भी कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो 13 वर्ष के बाद के लोग होते हैं वो उत्तर परंपरागत अवस्था में आते हैं। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है समाज के साथ संबंध, कैसा रिलेशन है हमारा सोसाइटी में, ठीक है। और अगला पॉइंट कहता है कि सार्वभौमिक नैतिक संबंध। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या कहता है कि सार्वभौमिक नैतिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है, कुछ नियम अपने आप से बनाता है, वह ये देखता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। आपने देखा जैसे जैसे बच्चे युवा अवस्था से जो है मतलब युवा अवस्था में आते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, फिर उनमें क्या है, सही और गलत
में फ़र्क करने की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। वो अपने पेरेंट्स से भी इस बात के लिए तर्क करते हैं कि मम्मा ये बात गलत है या ये चीज़ सही है। टीचर से भी वो क्या करते हैं, तर्क करने लगते हैं। उन्हें सही और गलत में धीरे धीरे क्या है, फ़र्क समझ में आने लगता है और उसी के हिसाब से वो जो है ढल जाते हैं। यही होती है मॉरलिटी, एक समाज के साथ संबंध होता है। अगला हम पढ़ेंगे पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं। तो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है कि देखिए जो मॉरल चीज़ें हैं, जो नैतिक चीज़ें हैं, वो क्या जन्मजात होती हैं? नहीं, वो हम समाज में, परिवेश में रह करके सीखते हैं। बच्चे अपने परिवेश से, अपने घर परिवार से ही सीखते हैं कि अगर माता पिता उनके अच्छा व्यवहार आपस में कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है, अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देख करके ही वो चीज़ क्या सीखते हैं, मॉरलिटी, नैतिक जो है व्यवहार सीखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। अब सामाजिक परिवेश मतलब हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, बच्चे खेल खेलते हैं आपस में, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि लोग कैसा व्यवहार एक दूसरे से कर रहे हैं। प्लस वो स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल में देखते हैं कि टीचर्स आपस में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, टीचर्स बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उनसे भी वो क्या है, बच्चे ये मॉरल चीज़ें सीखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इस अवस्था के बालक की सभी व्यावहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। मतलब कहने का यह है कि बालक की जितनी भी व्यावहारिक जो क्रियाएं होती हैं, बिहेवियरल एक्टिविटीज़, वो उनकी जो इंडिविजुअल कहा गया है ना, इच्छाएं होती हैं या आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के चारों ओर ही क्या रहती हैं, सेंटर्ड रहती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि सर्वप्रथम बालक का औपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे का विकास कहाँ से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल घर में, सेकंड क्या होता है, आस पड़ोस, और स्कूल में होता है नैतिक विकास। फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण किससे सीखता है, समाज से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसा हमें वातावरण मिलेगा वैसा ही क्या कहा गया है कि किसी भी चीज़ के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे स्कूल, क्यों अगर हम लोग अपने बच्चों को घर में ही क्यों नहीं पढ़ा लेते हैं, क्यों स्कूल में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, एक तरह का वातावरण मिलता है बच्चे को, माहौल मिलता है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका स्वयं मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो विकास की प्रक्रिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कही गई यहाँ पे, वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे, ये तो था हमारा थ्योरी सेक्शन, अब हम आते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। फर्स्ट, आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, बी व्यक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो कौन सा इसमें सही आंसर है, इसका आंसर है थर्ड नंबर, बी और ए, यानी कि व्यक्तिकता और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड पॉइंट हमारा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं, कब चिंतन करते हैं, तो वो करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से करते हैं चिंतन। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने जो है नैतिक विकास का प्रतिपादन किया है, सभी लोग जानते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि आज का हमारा टॉपिक ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कितनी है, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक के, कितनी है, जन्म से
2 वर्ष की आयु तक के है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। कौन सी चरम अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर 4, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ये क्या है? एक चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ए, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बी, बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। सी कहता है, बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4। ये सभी चीजें क्या होती हैं? बाल विकास के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास की अभी हमने पढ़ा था, किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग। यहाँ पे सारेंस नहीं लॉरेंस होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल कितना है? परंपरागत नैतिक स्तर का कितना काल है? 10 से 13 वर्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? तो पूर्व नैतिक स्तर से किसका संबंध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्म केंद्रित निर्णय। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्या कहता है ऑप्शन, पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। सुमेलित यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। हमेशा जब क्वेश्चन को पढ़िए और अगर क्वेश्चन के लास्ट में नहीं है तो उसको गोला बना दीजिए, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो कहा गया है यहाँ पे सुमेलित ना हो वो चीज, वही आंसर होगा हमारा। तो पहला पॉइंट है पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। तो ये तो होता है, ये बिल्कुल सही है, ये नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है परंपरागत नैतिक स्तर, वो किससे रिलेटेड है? अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण से। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर और किससे ऐड हुआ है? ये परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर 3 कि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, ये क्या सुमेलित नहीं है। ठीक, यही सही आंसर है। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है क्या गलत है? इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब पूर्व नैतिक स्तर होता है बच्चे का तो वो जो है केवल स्वयं के बारे में सोचता है। ठीक है, वो ये चीज़ नहीं समझ पाता कि क्या सही क्या गलत। वो सोचता जो चीज़ मतलब मेरे लिए सही है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला आंसर बिल्कुल सही है। आएंगे हम 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया, यानी किसके द्वारा रखा गया कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की जी ने कहा है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ही क्या कर सकता है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है?
ठीक है। किसको? नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित कौन करता है? ऑप्शन नंबर 3 यानी स्तर नंबर 1 करता है। आएंगे हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। किधर? अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ जो होगा वह व्यक्ति प्रवृत्त होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।